में 1021वें स्थान पर। डार्क रीजन में खोजे गए सभी संसारों को एक नंबर दिया जाएगा। जितनी जल्दी इसका अन्वेषण किया जाएगा, इसकी संख्या उतनी ही कम होगी। चूंकि इस दुनिया को विश्व क्रमांक 1021 कहा जाता है, इसका मतलब है कि इससे पहले 1020 दुनियाओं की खोज की गई थी। मानव क्षेत्र और ड्रैगन क्षेत्र दोनों के शीर्ष सम्राट क्षेत्र साधक इन दुनियाओं को साझा करेंगे और सभी उच्च स्तरीय और शीर्ष स्तरीय सम्राट क्षेत्र डार्कफायर एथस को मार देंगे। जहां तक निम्न स्तर और मध्य स्तर के सम्राट क्षेत्र डार्कफायर एथस का प्रश्न है, उन्हें युवा पीढ़ी के साधकों के लिए छोड़ दिया जाएगा जो 100 वर्ष की आयु से पहले सम्राट क्षेत्र में पहुंच गए थे। सम्राट क्षेत्र के नीचे डार्कफायर एथस थे, हालांकि उनमें अभी भी डार्कफायर क्रिस्टल्स का संघनन होना बाकी था और उनमें से लगभग सभी को शीर्ष सम्राट क्षेत्र के साधकों द्वारा छोड़ी गई उपस्थिति से मार दिया गया था, जो दुनिया को साफ करने के लिए प्रवेश कर गए थे। ड्रेको, फैंगोर्न, वाइंड और फायर को 50 वर्ष से पहले सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने के लिए प्रतिभाशाली माना जा सकता है, हालांकि उनका लक्ष्य स्टॉर्मफायर वाइवन विश्व के अन्य साधकों की तुलना में बहुत बड़ा था। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें स्टॉर्मफायर के साथ बॉडी टेम्परिंग से गुजरना पड़ा और इस प्रकार डार्क रीजन में प्रवेश करने से पहले बहुत समय होने के बावजूद वे अपने लक्ष्य तक थोड़ा पहले पहुंचने के लिए समय से पहले बॉडी टेम्परिंग से गुजरने का जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। फिलहाल ड्रेको और अन्य लोग चुपचाप जमीन पर बैठे हुए थे। फैंगॉन ध्यान में लग रहा था, हालांकि अजाक्स को पता चला कि वह अपने दर्शन को उन 12 छोटे वाइवन के साथ साझा कर रहा था जिन्हें उसने पहले छोड़ा था। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह भी बैठ गया और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा कि यह अन्वेषण दस्ता क्या करने का प्रयास कर रहा है। ड्रेको, हाल ही में मैं सोच रहा था कि हमें नंबर 500 से नीचे के शब्दों को दर्ज करने की कोशिश करनी चाहिए और उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत को मारना चाहिए। अचानक वायन ने ड्रेको को अपने विचार बताए। भले ही हम मध्यम स्तर के सम्राट रेथस को मार सकते हैं, लेकिन उन उच्च स्तर के सम्राट रेथस के खिलाफ हमारे पास एक भी मौका नहीं होगा। ड्रेको ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ हमेशा 1 दर्जन मध्यम स्तर के और सैकड़ों निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस होते थे। लेकिन मैंने सुना है कि उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल्स को इकट्ठा करके हम ब्लडलाइन अपग्रेडिंग के साथ साथ बॉडी टेम्परिंग से गुजरने के लिए फायर चैम्बर के आंतरिक भाग में प्रवेश कर सकते हैं। इस बार फायरे ने बात की। उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा और उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने के लाभों के बारे में बताया। सांस। उन शब्दों को सुनकर ड्रेको ने आह भरते हुए कहा, फिलहाल मेरा मानना है कि हमें केवल मध्य स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संवेदनशील ज्वाला की मदद से अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। इसके बाद जब हमारी ताकत बढ़ जाती है, अगर हम अभी भी अपने रक्तरेखा सुधार से असंतुष्ट हैं, तो हम उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए डार्क क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। ड्रेको ने सावधानीपूर्वक मानवरूपी वाइवन भाइयों को समझाया और समझाया कि वे जो कर रहे हैं उसके जोखिम और लाभ क्या हैं। ड्रेको की टीम का मुख्य उद्देश्य मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस से मध्य स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल प्राप्त करना और फायर चैम्बर के मध्य भाग में प्रवेश करके उनके रक्त और शरीर की शक्ति में सुधार करना था। वह स्थान जहां संवेदनशील ज्वाला स्टॉर्मफायर स्थित थी उसे अग्निकक्ष कहा जाता है। इसे विशेष रूप से ग्रेटर ड्रैगन वर्ल्ड के सरनी मास्टर्स द्वारा बनाया गया था और सावधानीपूर्वक 3 खंडों में विभाजित किया गया था। वे बाह्य, मध्य और आंतरिक भाग हैं और आप लॉ के जितना करीब होंगे, शरीर के तापन के दौरान साधक को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अग्निकक्ष के बाहरी भाग में प्रवेश करने के लिए एक वाइवरन साधक को 10 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल प्राप्त करने होंगे, जो निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र डार्कफायर एथस को मारने के बाद बचे रह सकते हैं। मध्य स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल साधक को अग्निकक्ष के मध्य भाग में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, तथा जहां तक आंतरिक भाग की बात है, तो सबसे अधिक लाभकारी भाग के लिए 10 उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल्स की आवश्यकता होती है। सामान्यतः केवल वाइवन्स और अन्य ड्रैगन दुनियाओं के अनुशंसित साधकों को ही आवश्यक डार्कफायर क्रिस्टल एकत्रित करने के बाद अग्निकक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। जहां तक मनुष्यों का प्रश्न है, ये कहा जा सकता है कि अजाक्स ऐसा अवसर देने वाला पहला व्यक्ति था, क्योंकि 5 शीर्ष संप्रदाय अभी भी मानव साधकों के लिए ड्रैगन क्षेत्रों के विश्वों में ज्वाला कक्षों में प्रवेश करने के मूल्य पर चर्चा कर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह दस्ते का नेता बन गया। ये देखकर कि कैसे ड्रेको सरल शब्दों से दूसरों को समझाने में सक्षम था, अजाक्स ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की और धैर्यपूर्वक फैंगॉन के आंखें खोलने की प्रतीक्षा की। ड्रेको, मुझे मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस के 3 अलग अलग स्थान मिले हैं। फैंगॉन, जो अब तक अपनी आंखें बंद किए हुए था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और उत्साहित मुस्कान के साथ ड्रेको को सूचित किया। अन्य क्षेत्रों की दुनियाओं की तुलना में डार्क क्षेत्र की दुनियाएं बहुत बड़ी थीं और इसलिए डार्कफायर एथस से लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अब फैंगॉन प्रवेश करने के 30 मिनट के भीतर 3 मध्य स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस को खोजने में सक्षम था। इसलिए बेशक वह उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें 3 मध्यम स्तर के डार्कफायर रेत मिल सकते थे।
निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस के बारे में क्या? ड्रेको को भी सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि यह पहली बार था जब उन्हें इतनी जल्दी शिकार मिल गया था। फिर भी उसने अपनी उत्तेजना को दबा लिया और फैंगोर्न से निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस के बारे में पूछने से पहले शांति से इसके बारे में सोचा। 3 मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस के साथ क्रमशः 10, 12 और 15 निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस हैं। फैंगोर्न ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उंगलियों से गिनती करते हुए ड्रेको को उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, जब तक हम साथ मिलकर काम करेंगे हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। ड्रेको ने अपना सिर हिलाया और अपनी योजना बतानी शुरू की। पहले 15 मिनियंस वाले को, फिर 12 और 10 वाले को साफ करें। चूंकि वे अपनी चरम अवस्था में थे, इसलिए ड्रेको ने सोचा कि तीनों में से कठिन क्षेत्र को पार करना बेहतर होगा और उसने मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र डार्कफायर रेत को चुना, जिसके चारों ओर 15 गुर्गे थे। जब हम आक्रमण करें तो पीछे रहो और बीच में आकर हमारी टीमवर्क में बाधा मत डालो। विंड और फेयर ने अजाक्स को चेतावनी देने से पहले ड्रेको की ओर सिर हिलाया। फायर और फैंगॉन, तुम तीनों इसके गुर्गों का ख्याल रखना। मैं मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस के साथ कुछ समय के लिए रुक जाऊंगा। चूंकि ड्रेको और अन्य लोग अंधकार क्षेत्र की खोज में एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए ड्रेको ने चीजों को विस्तार से नहीं समझाया क्योंकि वह जानता था कि दस्ते के सदस्य समझ जाएंगे। जहां तक आपकी बात है, आप चाहें तो उनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन उनके काम में बाधा न डालें। उसी समय ड्रेको ने अजाक्स से ये शब्द कहने से पहले एक क्षण सोचा। जैसे ही मैं संकेत देता हूं, चलो आगे बढ़ें और योजना के साथ आगे बढ़ने से पहले जितना संभव हो उतने गुर्गों को मार दें। हालांकि ड्रेको को यह नहीं पता था कि अजाक्स कितना सक्षम है, फिर भी उसने उसे कम नहीं आंका, क्योंकि उसे राजकुमार डेकोन द्वारा अनुशंसित किया गया था, जो जल्द ही स्टॉर्मफायर विवन विश्व का सम्राट बनने वाला था। इसके अलावा ड्रेको ये बता सकता था कि अजाक्स उन मनुष्यों से थोड़ा अलग था जिन्हें उसने अतीत में देखा था। फिर भी इससे ये तथ्य नहीं बदला कि वह अजाक्स को मानव होने के नाते तुच्छ समझता था और अजाक्स से ज़्यादा उम्मीद नहीं करता था। जब तक वह हमें नीचे नहीं घसीटता तब तक सब ठीक है। हम राजकुमार डेकोन की खातिर उसे उठा सकते हैं। ये बात उन्होंने अपने दल के सदस्यों को शांत करने के लिए कही। जल्द ही उसने अपने दल के सदस्यों के साथ दूरी पर जीवों के एक समूह को देखना शुरू कर दिया। तो वे डार्कफायर रेथस हैं जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है। अजाक्स भी उन जीवों को दिलचस्प नज़रों से देख रहा था क्योंकि उसने पहली बार ऐसे जीव देखे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लगता है कि वे एक अलौकिक रूप में हैं, अर्धपारदर्शी शरीर और एक भयावह मन चमकती लौ के साथ टिमटिमाते हुए। लपटें उनके भूतिया शरीर के साथ नृत्य कर रही हैं, एक अंधेरे धुएं के रंग की आभा उत्सर्जित कर रही हैं जो उनके चारों ओर मुड़ती और घूमती है। डिंग। प्राणी का नाम डार्कफायर रेत। शक्ति निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र। जानकारी दुनिया में अंधेरे और बुरी ऊर्जा से पैदा हुआ एक दुष्ट प्राणी और अंततः खेती शुरू करने से पहले चेतना प्राप्त की। एक बार जब वे अपने अंदर एक डार्कफायर क्रिस्टल बनाते हैं तो उनके पास एक सम्राट दायरे की ताकत होती है और क्रिस्टल बढ़ता है और अंधेरा हो जाता है, इसकी ताकत बढ़ जाती है। डार्कफायर क्रिस्टल के उपयोग अभी भी अज्ञात है, लेकिन सिस्टम पता लगाएगा कि होस्ट के पास नमूना है या नहीं। डार्कफायर क्रिस्टल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नमूना प्राप्त करने का प्रयास करें। उसी समय अजाक्स को सिस्टम से डार्कफायर रेत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जो कि ज़्यादातर वह जानकारी थी जो सिस्टम ने ड्रेको और अन्य लोगों की बातचीत सुनने के बाद प्राप्त की थी। जैसा कि फैंगोर्न ने कहा, कुल 15 निम्न स्तर और एक मध्य स्तर सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस थे। निम्न स्तर और मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस के बीच मुख्य अंतर उनके शरीर के आकार, रंग और उनके शरीर के चारों ओर की लपटों के आकार में है। वे बिना हिले डुले एक ही स्थान पर तैर रहे हैं, मानो खेती कर रहे हों। अपने अवलोकन से अजाक्स ने इसका अनुमान लगा लिया था, हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सही होगा क्योंकि ड्रेको ने भी यही बात कही थी। सब लोग चलें, काले दिलों पर निशाना साधें और उन्हें एक ही वार में मार डालें। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद अंततः ड्रेको ने संकेत दिया और ड्रेको तथा अन्य लोग डार्कफायर रेथस के समूह की ओर दौड़ पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मुझे कुछ और समय तक निरीक्षण करना चाहिए या उनके साथ कार्रवाई में शामिल होना चाहिए? अजाक्स ने एक क्षण तक इस बारे में सोचा, फिर तुरंत कार्रवाई में शामिल होने के विचार को अस्वीकार कर दिया। उसके पास 2 कारण थे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। 1. वह देखना चाहता था कि ये डार्कफायर रेत कैसे लड़ते हैं और किस प्रकार के हमले करते हैं। 2. अजाक्स ड्रेको और अन्य लोगों की लड़ाई शैलियों और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल और साधना तकनीकों के बारे में उत्सुक था। अजाक्स को इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं थी कि वह अग्नि कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति पाने के लिए 100 डार्कफायर क्रिस्टल एकत्र करने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी भी लगभग 2 दिन बाकी थे। एक बार जब उसे डार्क वर्ल्ड और डार्कफायर रेथस की चीज़ों के बारे में समझ आ गई, तो अजाक्स को एक ही दिन में 100 डार्कफायर क्रिस्टल इकट्ठा करने का पूरा भरोसा हो गया।
चाहे वह अति आत्मविश्वास था, अहंकार था या खुद पर विश्वास था, ये पता लगने में बस समय की ही बात थी। स्वूश! ड्रेको और फैंगॉन के पीछे दो विशाल वाइवन पंख प्रकट हुए, जब चारों दस्ते अविश्वसनीय गति से डार्कफायर एथस के समूह की ओर उड़े। जब तक अजाक्स ने अपनी पलकें बंद की और खोलीं, तब तक ड्रेको पहले ही दो निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस के पास पहुंच चुका था। गरजता हुआ नख प्रहार, गंजेपन को कहा जाता है फिल्म बाल लोबाने का एक पिज्जा तरीका। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। उन्हें कोई मौका दिए बिना ड्रेको ने अपने कौशल से विकसित की गई साधना तकनीकों में से एक को सक्रिय किया और अगले ही सेकंड में उसके हाथ वाइवन पंजे में बदल गए और उन दो डार्कफायर एथस के दिलों पर प्रहार किया। पुची पुची! चूंकि वे तैयार नहीं थे, इसलिए दो निम्न स्तरीय डार्कफायर एथस वैसे ही मर गए। हालांकि ड्रेको ने उसी क्षण का उपयोग अन्य दो को मारने के लिए किया, हालांकि वे थोड़े तेज थे और गंभीर हमले से बच गए। सब लोग योजना के अनुसार चलें। हालांकि ड्रेको ने उन दो निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस को घायल कर दिया था, फिर भी उसने उनसे लड़ने की जहमत नहीं उठाई और वह तेजी से मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस की ओर बढ़ा। इसके साथ ही वह अपनी टुकड़ी के सदस्यों को आदेश देना भी नहीं भूले। दूसरी ओर फैंगॉन और मानव सदृश वाइवन भाइयों ने भी अपनी शक्तिशाली साधना तकनीकों में से एक का उपयोग करके एक निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर को मार डाला। उनके आश्चर्यजनक हमले के बाद केवल 10 निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस बचे थे और ड्रेको की योजना के अनुसार फैंगॉन और अन्य को मध्य स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर को मारने के लिए उसके साथ शामिल होने से पहले जितनी जल्दी हो सके उन सभी को मार देना चाहिए। वाइंड फेयर, चलो नए लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या करने में सक्षम हैं। हालांकि फैंगॉन ने अजाक्स पर अपनी राय नहीं जताई, लेकिन वह अजाक्स को यह साबित करना चाहता था कि वाइवन्स मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए उसने मानवरूपी वाइवन भाइयों से अजाक्स को अपनी ताकत दिखाने के लिए कहा। जरूर! फैंगॉन के शब्दों से दोनों भाई उत्साहित थे क्योंकि वे अब तक अजाक्स के प्रति अपने गुस्से को दबा रहे थे और आखिरकार वे डार्कफायर एथस पर अपना गुस्सा निकाल सकते थे। स्वूश स्वूश! फैंगॉन, हम एक जाल में फंस गए। हालांकि इससे पहले कि वे हमला शुरू कर पाते, उन्होंने ड्रेको के चौंकने वाले शब्दों को सुना। उन्होंने जल्द ही देखा कि डार्कफायर एथस के दो समूह अच्छी गति से उनकी ओर उड़ रहे थे। और से एक मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर ने 12 निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर का नेतृत्व किया, जबकि दाईं ओर से एक अन्य मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर ने 10 निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर का नेतृत्व किया। डार्कफायर एथस के ये दो समूह कोई और नहीं बल्कि वे समूह थे जिन्हें फैंगॉन ने पहले भी देखा था और यहाँ तक कि ड्रेको को भी सूचित किया था। उनकी योजना के अनुसार इस पहले समूह की देखभाल करने के बाद वे अंततः डार्कफायर एथस के अन्य दो समूहों की देखभाल करने की योजना बना रहे थे। हालांकि किसने उम्मीद की होगी कि वे इन कथित नासमझ प्राणियों के जाल में फंस जाएंगे। क्या उनकी बुद्धि विकसित हुई है? इस दुनिया को साफ हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर में ठीक से सोचने की क्षमता नहीं होगी और दूसरे मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर के साथ टीम बनाकर हमें फंसाना तो दूर की बात है। डार्कफायर के दो समूहों को भागते हुए देखकर ड्रेको थोड़ा चिंतित हो गया और उसने जल्दी से फैंगॉन और अन्य लोगों को सूचित किया। यह एक जाल है, सभी लोग एक या दो निम्न स्तर के डार्कफायर को मार दें और भाग जाएं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ड्रेको ने अपने सबसे शक्तिशाली आक्रमण कौशल का प्रयोग किया ताकि वह स्वयं को मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर से मुक्त कर सके जिसके साथ वह लड़ रहा था। नरक ग्रहण श्वास! ड्रेको के मुंह से एक उग्र ऊष्मा तरंग निकली जिसने मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर को कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। गैलविंग फायर असॉल्ट! मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर को पीछे धकेलने के बाद ड्रेको अपने सबसे अधिक ऊर्जा खपत कौशल में से एक का उपयोग करता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वूश! उसकी पीठ पर लगे वाइवरन पंख पहले से ही विशाल थे और जब उसने अपना कौशल सक्रिय किया तो उनका आकार दोगुना हो गया क्योंकि दोनों पंख पूरी तरह से आग से ढक गए थे। स्वूश! स्लैश स्लैश! बिना किसी देरी के ड्रेको ने निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर के बीच से उड़ान भरी जिनसे फैंगॉन और अन्य लोग लड़ रहे थे और अपने ज्वलंत पंखों से उनमें से 5 को तुरंत मार डाला। अपनी ऊर्जा बचाओ और भागो! फैंगॉन और अन्य लोगों पर चिल्लाने के बाद ड्रेको अजाक्स की ओर उड़ गया और दूर उड़ने से पहले उसे पकड़ लिया। क्या हम भाग रहे हैं? एक क्षण के लिए अजाक्स ये देखकर हैरान रह गया कि ड्रेको उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था क्योंकि दूसरा पक्ष एक ही हमले से 5 निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर को मारने में सक्षम था। यदि मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर न होते तो वह अपने शक्तिशाली कौशल और साधना तकनीकों से सैकड़ों या हजारों निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर को आसानी से मार सकता था। ड्रेको के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए अजाक्स ने यही सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, यह एक रणनीतिक वापसी है। ड्रेको ने ऐसा नहीं सोचा क्योंकि उसने सीधे अजाक्स को उत्तर दिया और पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ।
क्या तुम संवेदनशील ज्वाला के साथ रक्त संयम के लिए मेरे अन्वेषण दल में शामिल हुए थे? हाँ, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और फैंगोर्न तथा 2 मानवरूपी वाइवन भाइयों की ओर देखा जो उनके पीछे उड़ रहे थे। लीडर, हम कब तक उड़ते रहेंगे? उस मध्य स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथ ने पहले ही आपको चिन्हित कर लिया होगा। चाहे हम इस दुनिया में कहीं भी छुपें, ये केवल समय की बात होगी कि वह अन्य 2 मध्य स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथ और उनके अनुचरों के साथ हमें पकड़ ले। फैंगोर्न पहले ही उनके पास पहुंच चुका था और उसने ड्रेको से उनकी योजना के अगले चरण के बारे में पूछा। उद्धरण। ड्रेकन कुछ देर चुप रहा और उसने अजाक्स की ओर देखा जिसे वह उठा रहा था और पूछा, तो क्या आप मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथ को 10 मिनट तक रोक सकते हैं? नेता, फैंगोर्न को झटका लगा और उसने अनजाने में ड्रेको को पुकारा। हालांकि ड्रेको ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह अजाक्स के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित मालिया ओबामा का परिवर्तन देखने लायक है। 2025 मास्टर्स में रोरी मैक्लेरोय के व्यवहार ने हमारे संदेह की पुष्टि की। हालांकि ड्रेको अजाक्स की मदद नहीं लेना चाहता था, लेकिन वर्तमान में उनका पीछा 3 मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथस के साथ साथ 25 से अधिक निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथस के एक समूह द्वारा किया जा रहा था। इसलिए ड्रेको ने सोचा कि उसे अजाक्स की मदद लेनी चाहिए। हालांकि वह अजाक्स की क्षमताओं को नहीं जानता था और उसे मौत के घाट नहीं उतारना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राजकुमार डेकोन अजाक्स के लिए उनके दस्ते को यातना दे। इसीलिए उसने अजाक्स से उसकी क्षमताओं के बारे में पूछा और यदि अजाक्स ने इसके बारे में झूठ बोला और मारा गया तो ड्रेको इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वे कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे तो वे वैसे भी मर जाएंगे। बात यह है कि जब ड्रेको ने देखा कि अजाक्स कितना शांत और तनाव मुक्त है तो उसकी अजाक्स के प्रति धारणा थोड़ी बेहतर हो गई थी और यह भी एक कारण था कि ड्रेको को लगा कि उसे अजाक्स से मदद मांगनी चाहिए। मैं ऐसा कर सकता हूँ। भले ही अजाक्स ने इन एम्परर रियल्म डार्कफायर एथस से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन अजाक्स ने कुछ दिन पहले शीर्ष स्तर के एम्परर रियल्म डेमन से लड़ाई की थी। इसलिए वह एक मध्यम स्तर के एम्परर रियल्म डार्कफायर रेथ से निपटने में बहुत आश्वस्त था, समय के लिए देरी करने के बजाय। फिर भी उन्होंने ये कहने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वह देखना चाहते थे कि ड्रेको इस गंभीर स्थिति से कैसे बाहर निकल सकता है। केवल जीवन और मृत्यु से गुजरकर ही एक साधक अपनी छिपी हुई क्षमता को उजागर कर सकता है। ये भी एल्डरबोरोन की शिक्षाओं में से एक थी जिसे अजाक्स ने तब से याद रखा था। बस 10 मिनट तक रुको जब तक हम उन निम्न स्तर और मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस का ख्याल नहीं रख लेते। जल्द ही ड्रेको ने अजाक्स को मुख्य भूमिकाओं में से एक में रखकर योजना बनाना शुरू कर दिया। ड्रेको को अपनी योजना को अंतिम रूप देने में केवल 1 मिनट लगा क्योंकि उसने अपनी टीम के सदस्यों को योजना और भूमिकाएं समझा दीं। फैंगोर्न, मुझे पता है कि यह आपके लिए कठिन होगा, लेकिन आपको कुछ मिनटों के लिए एक मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथ को रोकना होगा, इससे पहले कि वाइंड और फायर सभी निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथ को मारने के बाद आपके साथ आ जाएं। वाइंड और फायर, पूरी ताकत से काम करो। बाद में इस्तेमाल के लिए किसी भी ऊर्जा को बचाने की जरूरत नहीं है। मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ से निपटने में फैंगोर्न की मदद करने से पहले जितनी जल्दी हो सके निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ को मार डालो। जहां तक अजाक्स का सवाल है, वह तीसरे मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथ को 10 मिनट तक रोके रखेगा। तब तक मैं तीसरे डार्कफायर से निपटने के लिए उसके साथ जुड़ने से पहले मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथ को मार डालूंगा। अजाक्स और अन्य लोगों को योजना और भूमिकाएं समझाते समय ड्रेको और अन्य लोगों ने अपनी दिशा बदल ली और अजाक्स को छोड़कर सभी अपने चेहरों पर गंभीरता के भाव लिए डार्कफायर एथस की ओर उड़ चले। बिजली आग वाइवन परिवर्तन। अजाक्स और अन्य को छोड़ने के बाद ड्रेको एक विशाल वाइवरन में बदल गया जो बिजली की चिंगारी से ढका हुआ था। अजाक्स द्वारा पहले देखे गए स्टॉर्मफायर वाइवन्स की तुलना में ड्रेको का परिवर्तन काफ़ी शक्तिशाली लग रहा था, विशेष रूप से उसके चारों ओर बिजली की चमक। मैं हमारे पास आने से पहले ही इसे मारने की कोशिश करूंगा, अजाक्स। ऐसा कहने के बाद ड्रेको ने सबसे शक्तिशाली मध्यस्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ को चुना और उससे लड़ना शुरू कर दिया। वह पहले से ही अपनी अंतिम चाल का उपयोग कर रहा है। ऐसा लगता है कि हमें डार्कफायर रेथस के इस समूह का ध्यान रखने के बाद वापस जाना होगा। यह उनके दस्ते का अटल नियम था कि जब ड्रेको अपनी अंतिम चाल का उपयोग करेगा तो उन्हें अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा। फैंगोर्न अपने सिर को कड़वाहट से हिलाने से खुद को नहीं रोक सका और फिर उसने अजाक्स की ओर देखा और चेतावनी दी। मुझे नहीं पता कि नेता तुम पर क्यों विश्वास करते हैं, लेकिन मरना मत, क्योंकि इससे हमारा कोई भला नहीं होगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, फैंगोर्न ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और दूसरे मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ की ओर दौड़ पड़ा। चक्रवात गोता। जब फैंगोर्न ने गोता लगाया तो उसके पीछे के पंख जोर से फड़फड़ाने लगे और एक विशाल चक्रवात उत्पन्न हो गया।
हुश, जल्द ही विशाल चक्रवात मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत की ओर बढ़े और उसे अपने में समाहित कर लिया। उपहास, जहां तक दो मानवरूपी वाइवन भाइयों का प्रश्न है, उन्होंने अजाक्स का उपहास किया, लेकिन अपने शक्तिशाली कौशल का उपयोग करने से पहले उसे जीवित रहने की चेतावनी देना नहीं भूले। नारकीय रोष, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, टेम्पेस्ट फ्यूरी। फायर का मानव सदृश वाइवन शरीर पूरी तरह से आग की लपटों से ढका हुआ था, जबकि विंड का शरीर कई छोटे आकार के बवंडरों से घिरा हुआ था। हुश स्लैश हुश कच, दोनों मानवरूपी भाइयों में एक दूसरे के साथ अच्छी अनुकूलता थी, क्योंकि उन्होंने निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर एथस को मारने के लिए एक साथ काम किया था। वे सभी अच्छे हैं, वे एक दूसरे के कौशल में आश्वस्त हैं और ड्रेको की योजना के बारे में अपनी राय व्यक्त करने में संकोच नहीं करते। साथ ही ड्रेको भी अपनी योजना बनाने में अच्छा था और उसने दूसरों को उस पर विश्वास दिलाया। अजाक्स ने अपने प्रतिद्वंद्वी तीसरे मध्य स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत से लड़ने से पहले चुपचाप टीम के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। आकाशीय शून्य चरण स्वूश, एक ही कदम में अजाक्स पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने आ चुका था। बेशक अजाक्स ने आकाशीय शून्य कदम को सक्रिय करने के लिए अपने पैरों में प्रकृति के दिव्य सार को प्रसारित किया। साधना तकनीकों का उपयोग करने के लिए साधक को अपनी प्रकृति के सार का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, और चूंकि अजाक्स के पास अब प्रकृति का सार नहीं है, इसलिए वह केवल प्रकृति के दिव्य सार का उपयोग कर सकता है। जहां तक साधना तकनीकों के प्रयोग हेतु उपभोग की बात है, अजाक्स को अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसकी दिव्य आत्मिक चेतना कल ही पूर्ण रूप से रूपांतरित हुई थी। स्वूश, हालांकि इससे पहले कि वह हमला कर पाता, दो निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस उस पर कूद पड़े। मैं सिर्फ मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत से लड़ना चाहता था, लेकिन तुम जल्दी में लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, स्वर्गीय थंडरस्ट्राइक पाम। अपने मस्तिष्क में विद्यमान ज्ञान के अनुसार प्रकृति के दिव्य सार का संचार करते हुए अजाक्स ने अपनी हथेलियों से उन दो निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस को धकेलने से पहले अपने दोनों हाथों में अपनी पाम कल्टीवेशन तकनीक को सक्रिय किया। बूम, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। बूम, जिस क्षण अजाक्स की हथेलियों ने दो निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस को छुआ, एक गड़गड़ाहट की ध्वनि गूंज उठी, क्योंकि दोनों स्पेक्ट्रल प्राणी अपने डार्कफायर क्रिस्टल को छोड़ने से पहले शून्य में चले गए। डिंग, मेजबान ने दो निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस को मार डाला है। यद्यपि अजाक्स को डार्कफायर एथस को मारने के लिए सिस्टम से कोई लाभ नहीं मिला, फिर भी उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, क्योंकि इन स्पेक्ट्रल प्राणियों की पूरी ऊर्जा उनके मारे जाने के बाद डार्कफायर क्रिस्टल में संग्रहित हो जाएगी। इसलिए ये प्रणाली डार्कफायर रेत के शरीर से फैलने वाली ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ थी। हे भगवान, मैंने सोचा था कि अर्ध देवता हथेली तकनीक शक्तिशाली होगी, हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी शक्तिशाली होगी कि यह निम्न स्तर के सम्राट दायरे के प्राणियों को तुरंत मार सकती है। अजाक्स के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, क्योंकि उसने स्वर्गीय थंडरस्ट्राइक पाम को क्रियान्वित करते समय प्रकृति के आवश्यक दिव्य सार का केवल 50% ही खर्च किया था। डिंग, प्रकृति के दिव्य सार की 0.5 इकाई का उपभोग किया जाता है। डिंग, प्रकृति के दिव्य सार की 0.5 इकाई का उपभोग किया जाता है। संयुक्त रूप से अजाक्स ने दो निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस को मारने के लिए प्रकृति के दिव्य सार की केवल 1 इकाई खर्च की थी। रायपुर के पुरुषों का स्टैमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा हो रहा है। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। जब वह आकाशीय शून्य चरण का उपयोग कर रहा था, तो सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने प्रकृति के दिव्य सार की 1 इकाई का उपभोग किया है। इस प्रकार अजाक्स ने पाम तकनीक का उपयोग करने में आवश्यक ऊर्जा को कम कर दिया। हालांकि किसने सोचा होगा कि जब वह अपनी पाम तकनीक के साथ केवल 50% शक्ति का उपयोग करता है, तो यह उस तरह से नीच डार्कफायर एथस को नष्ट कर देगा। ऐसा लगता है कि निम्न स्तर के एम्परर रियल्म डार्कफायर एथस से निपटने के लिए मुझे और भी कम ऊर्जा का उपयोग करना होगा, और जहां तक मध्यम स्तर के एम्परर रियल्म डार्कफायर रेत का सवाल है, तो मैं अपनी 50% शक्ति का उपयोग करूंगा। अपने अर्धदेव साधना तकनीकों की शक्ति के बारे में एक क्षण के रहस्योद्घाटन के बाद अजाक्स ने अपनी प्रकृति के दिव्य सार को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग न करने का निर्णय लिया। साथ ही वह ड्रेको और अन्य लोगों के लिए चीजें आसान बनाकर उन पर से दबाव हटाना नहीं चाहता था। स्वूश, दूसरी ओर मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत ने अपना एक हमला करने से पहले ही जल्दी से खुद को अजाक्स से दूर कर लिया। डार्कफायर बम, मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत के मुंह से कुछ काले गोले निकले, जो काली लपटों से ढके हुए थे। हालांकि मैं नहीं जानता कि वे क्या हैं, फिर भी मैं कह सकता हूं कि वे अच्छे नहीं हैं। आकाशीय शून्य चरण, अजाक्स ने उन काले गोले को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि वह अपनी गतिशीलता तकनीक से आसानी से बच निकला और मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत के पीछे पहुंच गया। हेवनली थंडरस्ट्राइक पाम 10% शक्ति। बूम, स्वूश,
हेवनली थंडरस्ट्राइक पाम 10% शक्ति। बूम स्वूश। अजाक्स का मानना था कि यदि वह अपनी हेवनली थंडरस्ट्राइक पाम शक्ति का 50% या उससे अधिक उपयोग करता है तो यह मध्य स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत को तुरंत मार देगा। इसलिए उन्होंने ड्रेको और अन्य लोगों को देखते हुए जो अपने विरोधियों से निपटने में पूरी ताकत लगा रहे थे, केवल अपनी 10% शक्ति का उपयोग करके इसके साथ खिलवाड़ किया। चीख। अचानक जिस स्पेक्ट्रल प्राणी से अजाक्स लड़ रहा था वह जोर से चीखा और अचानक विस्फोट हो गया, जिससे डार्कफायर क्रिस्टल जमीन पर गिर गया। इसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। अजाक्स को एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ, फिर उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। शायद मैं बहुत कठोर था। हालांकि वह इस बात से थोड़ा निराश था कि मध्य स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अजाक्स ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह इसलिए निराश था क्योंकि वह ड्रेको और अन्य लोगों पर से इतनी जल्दी दबाव हटाना नहीं चाहता था। अब मध्य स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत के बिना वे अपने विरोधियों को धीरे धीरे मारने के लिए अपना समय ले सकते थे। मैं इसे कुछ और मिनटों तक जीवित रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, हालांकि इसका दिल कमज़ोर है। ऐसा कहते हुए अजाक्स ने ड्रेको और अन्य लोगों की ओर देखा। इससे पहले जब वह उस पर नज़र रख रहा था तो वह जिस मध्यम स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत से लड़ रहा था उसने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए उसने अब पूरे ध्यान से अपना काम फिर से शुरू कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, ड्रेको शक्तिशाली मध्यस्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेत के साथ एक गहन लड़ाई में शामिल था और लड़ाई में उसका पलड़ा भारी था। 5 मिनट में वह उसे आसानी से मार सकता था। हालांकि चूंकि उसने पहले ही देख लिया था कि मेरा प्रतिद्वंद्वी मर चुका है, इसलिए वह शायद शांत रहे और लड़ाई को आगे बढ़ाए। अजाक्स को उम्मीद थी कि ड्रेको इसे आसानी से नहीं लेगा और जल्द से जल्द लड़ाई पूरी कर लेगा। 2 मानवरूपी वाइवन भाई काफ़ी आनंद ले रहे थे क्योंकि वे 2 या 3 हमलों में निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर एथस को मार रहे थे। यद्यपि वे अन्य निम्न स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर एथस से हमले प्राप्त कर रहे थे, फिर भी उन्होंने इसकी अधिक परवाह नहीं की तथा उनके जीवन के बदले में उनकी चोटों को प्राप्त कर उनका वध करना जारी रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे कठोर हैं। अजाक्स ने मन ही मन कुछ कहा जब उसकी नज़र अंततः फैंगोर्न पर पड़ी, जो विशाल चक्रवात के ऊपर उड़ रहा था और इसका उपयोग मध्य स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत से लड़ने के लिए कर रहा था। हालांकि उसके पास कुछ कौशल थे, फिर भी अजाक्स को पता चल गया कि फैंगोर्न अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ाई पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। ऐसा लगता है कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। अजाक्स ने चुपचाप फैंगोर्न का मूल्यांकन किया। हालांकि उसने उसे नीची नज़र से नहीं देखा क्योंकि फैंगोर्न केवल एक निम्न स्तरीय सम्राट रियल कल्टिवेटर था और वह एक मध्यम स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेत से लड़ रहा था। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह मेरी मदद के लिए पुकार नहीं लेता या फिर वह सचमुच खतरे में नहीं पड़ जाता। अजाक्स को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि ये वाइवन्स उसे नीची नज़र से देखते थे, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी थी कि उसे एक दिन में या कुछ शब्दों से नहीं बदला जा सकता था। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि फैंगोर्न अपना रवैया छोड़ देगा और अजाक्स से मदद मांगेगा। फिर भी भले ही फैंगोर्न नहीं पूछेगा, अजाक्स महत्वपूर्ण क्षण में उसकी मदद करने की योजना बना रहा था, इसलिए नहीं कि वह उनसे प्यार करता था, बल्कि ये राजकुमार डेकोन की वजह से था। चूंकि अंकल डेकोन ने इस अन्वेषण दल की सिफारिश की थी, इसका मतलब है कि ये दल के सदस्य उनके लिए कुछ मायने रखते हैं। डेकोन के भाई के शिष्य के रूप में अजाक्स को उसके द्वारा कुछ यादृच्छिक साधकों के साथ किसी विदेशी दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए अजाक्स नहीं चाहता था कि दस्ते से कोई भी मर जाए। सिस्टम डार्कफायर क्रिस्टल का विश्लेषण करें। फैंगोर्न और अन्य पर नज़र रखते हुए अजाक्स ने मध्य स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल को एकत्रित किया और सिस्टम को उसका विश्लेषण करने के लिए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे पहले सिस्टम ने अजाक्स से एक नमूना एकत्र करने के लिए कहा था और अजाक्स को वह मिल गया था, इसलिए वह डार्कफायर क्रिस्टल के उपयोग को देखने के लिए उत्सुक था। उसने 5 मिनट से भी कम समय में एक मध्यम स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत को मार डाला। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। दूसरी ओर ड्रेको और अन्य दस्ते के सदस्य ये देखकर हैरान रह गए कि अजाक्स अपने हाथ में एक मध्यम स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल के साथ अकेला खड़ा था। दरअसल वे लड़ाई में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अजाक्स पर अपना ध्यान केंद्रित करने की हिम्मत नहीं की, भले ही उन्होंने एक तेज चीख सुनी हो। अंत में जब उन्हें अजाक्स की जांच करने का समय मिला तो वहां कोई मध्य स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेत नहीं था और अजाक्स उन्हें देखते हुए अकेला था। उसने ऐसा कैसे कर दिया? क्या उन्होंने कोई तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया? ड्रेको को छोड़कर अन्य 3 दस्ते के सदस्य इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ थे कि अजाक्स ने अपनी ताकत से मध्य स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत को मार डाला और सोचा कि वह बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहा होगा। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वह एक सामान्य मानव सम्राट क्षेत्र साधक नहीं है। जहां तक ड्रेको का प्रश्न है, उसने राहत की सांस ली कि उसने अजाक्स की क्षमताओं पर विश्वास करने का निर्णय लिया है और बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह एक निम्न स्तरीय सम्राट दायरे का साधक था या अपनी साधना को छुपा रहा था। फिर भी
ड्रेको ने अभी ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई और अपने प्रतिद्वंद्वी को जल्द से जल्द मार डालने का फैसला किया। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित ये डॉजबॉल अभिनेत्री असल जिंदगी में बेहद खूबसूरत है। पॉन स्टॉस के लड़के की त्रासदी सुनकर दिल टूट जाता है। वह इंसान ताकतवर है। भले ही मुझे मनुष्य पसंद नहीं है, लेकिन मुझे एक मजबूत इंसान से दोस्ती करने में कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले दो मानव सदृश वाइवन भाई अजाक्स को देख रहे थे, तथापि जब उन्होंने देखा कि अजाक्स एक मध्यम स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत को मारने के बाद कितने शांत भाव से खड़ा था, इसलिए वे अब अजाक्स को नीची नज़र से नहीं देखना चाहते। यदि संभव हो तो वे अजाक्स से मित्रता करना चाहते हैं। ये मानवरूपी वाइवन भाई सरल थे। वे कमज़ोर से कमज़ोर होने के कारण नफरत करते थे और मजबूत से मजबूत होने के कारण प्यार करते थे। अरे वाह, वह ऐसे क्यों खड़ा है? क्या वह नहीं देख सकता कि मैं मुश्किल में हूँ? हालांकि फैंगॉन एक पूरी तरह से अलग किस्म का वाइवरन था, क्योंकि उसने मदद न करने के लिए चुपचाप अजाक्स को कोसा था। तीनों समूहों में से वह एकमात्र ऐसा था जिसे मध्य स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत से निपटने में परेशानी हो रही थी, और यह बात कोई भी एक नज़र में बता सकता था। क्या वह चाहता है कि मैं उससे मदद की भीख मांगूं? एक क्षण के लिए यह विचार उसके मन में आया और क्षण भर के लिए उसका ध्यान भंग हो गया। स्वूश! उसे मध्य स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत ने थप्पड़ मारकर 10 मीटर से अधिक दूर धकेल दिया। खांसी, आग। यद्यपि उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की, फिर भी फैंगॉन को कुछ चोटें आईं, जिससे उन्हें खून की उल्टी होने लगी। डार्क स्पेक्ट्रल पंजा। उसी समय उसने देखा कि स्पेक्ट्रल बींग ने अपने घातक कौशल में से एक को सक्रिय कर दिया और उसकी ओर उड़ चला। मैं उनसे मदद नहीं मांगने जा रहा हूँ। मैं नहीं मांगने जा रहा हूँ। नहीं मांगने जा रहा हूँ। फैंगॉन ने मन ही मन कहा कि वह अजाक्स से मदद न मांगे, लेकिन अचानक वह चिल्लाया, कृपया मेरी मदद करें। कृपया मेरी मदद करें। फैंगॉन की नज़रें दूरी पर खड़े अजाक्स पर थीं। उसे उम्मीद थी कि वह उसे बचा लेगा। हालांकि जब उसने देखा कि अजाक्स का अपनी जगह से हटने का कोई इरादा नहीं है, तो फैंगॉन ने आह भरी और सोचा, उसे मेरी मदद क्यों करनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि वह मुझ पर कुछ बकाया है। इसके अलावा मैंने उसे नीची नज़र से देखा। अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे शक है कि मैं इस स्थिति में उसकी मदद कर पाता। फैंगॉन के दिमाग में कई विचार कौंधे, जैसे ही उसने आशा खो दी और हमेशा के लिए आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरी ओर ड्रेको और मानवरूपी वाइवन भाई चिंतित हो गए और फैंगॉन की मदद करना चाहते थे, हालांकि वे पहले से ही अपने विरोधियों के साथ व्यस्त थे। वे अजाक्स से मदद मांगना चाहते थे, हालांकि उन्हें बोलने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी अचानक अधिक आक्रामक हो गए। स्वूश! स्वर्गीय थंडरस्ट्राइक पाम। जैसे ही फैंगॉन ने अपनी आंखें बंद की, अजाक्स उसके और मध्य स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेत के बीच में प्रकट हुआ और अपनी पाम कल्टीवेशन तकनीक का उपयोग करने लगा। बूम! जब स्पेक्ट्रल प्राणी को धूल में बदलने से पहले 10 मीटर से अधिक दूर धकेल दिया गया, तो एक गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि गूंज उठी, जिससे पीछे एक मध्यम स्तर का डार्कफायर क्रिस्टल रह गया। मैंने पाम तकनीक का उपयोग करते हुए प्रकृति के दिव्य सार का केवल 30% ही उपयोग किया, और फिर भी इसने एक मध्यम स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत को मार डाला। एक क्षण के लिए अजाक्स स्पेक्ट्रल प्राणी की मौत देखकर आश्चर्यचकित हुआ और सोचा, शायद यह उससे कमजोर है जिससे मैंने पहले लड़ाई की थी, या ये फैंगॉन द्वारा थका दिया गया होगा या घायल हो गया होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके बाद अजाक्स ने अपना सिर घुमाया और फैंगॉन की ओर देखा, जो आंखें बंद करके जमीन पर लेटा हुआ था, मानो वह आराम कर रहा हो। मैंने सोचा था कि तुम कभी मुझसे मदद नहीं मांगोगे। जल्द ही फैंगॉन ने अजाक्स की आवाज़ सुनी और अपनी आंखें खोली तो देखा कि मध्य स्तर का सम्राट रियल डार्कफायर रेत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने देखा कि अजाक्स उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था, जिससे फैंगॉन थोड़ा शर्मिंदा हो गया। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। फैंगॉन को खड़े होने में कठिनाई हुई और उन्होंने अजीब मुस्कान के साथ अजाक्स को धन्यवाद दिया, और जब भी उन्हें याद आया कि उन्होंने पहले अजाक्स के साथ कैसा व्यवहार किया था, तो वह खुद को शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक पाए। किसी साथी दस्ते के सदस्य से मदद मांगने में शर्मिंदगी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यद्यपि अजाक्स फैंगॉन से काफ़ी छोटा था, फिर भी वह फैंगॉन से अधिक परिपक्व था, क्योंकि उसने कहा, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और अपनी चोटों को ठीक करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अजाक्स के मुंह से ये शब्द सुनकर उसे और भी असहज महसूस हुआ, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और अपने घावों को भरने के लिए बैठने से पहले कुछ उपचारात्मक गोलियां मुंह में डाल लीं। जहां तक ड्रेको और मानवरूपी वाइवन भाइयों का प्रश्न है, जब उन्होंने देखा कि अजाक्स ने मध्य स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत को एक ही हथेली की तकनीक से मार डाला, तो वे स्तब्ध रह गए। साथ ही इससे उनकी लड़ाकू भावना बढ़ी और जल्द ही उन्होंने लड़ाई पर नियंत्रण पा लिया। जहां तक अजाक्स का सवाल है, उन्होंने उनकी मदद करने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ ही मिनटों में अपना मुकाबला समाप्त कर सकते थे।
वह फैंगॉन के पास बैठकर 2 मध्यम स्तर और 2 निम्न स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल के साथ खेल रहा था और डार्कफायर क्रिस्टल के संबंध में सिस्टम द्वारा अपना विश्लेषण पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आपने मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत को इतनी जल्दी कैसे मार दिया? एक क्षण की चुप्पी के बाद फैंगॉन अंततः अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका और उसने अजाक्स से स्पेक्ट्रल प्राणी को उसके द्वारा तत्काल मार दिए जाने के बारे में पूछा। चीख, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। इससे पहले कि अजाक्स कुछ कह पाता, दूर से एक अशुभ चीख आई जिससे वह जल्दी से खड़ा हो गया। ये चीख मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत की आत्महत्या से पहले की चीख के समान थी। उस समय से अजाक्स के दिल में एक बुरा पूर्वाभास होने लगा था, हालांकि उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि दुनिया का माहौल ऐसा ही था। फिर भी जब उसने वह अशुभ चीख सुनी तो अजाक्स को लगा कि उसका पूर्वाभास वातावरण के कारण नहीं बल्कि किसी और कारण से था। वह क्या है? ड्रेको और 2 अन्य मानवरूपी वाइवन ब्रदर्स की लड़ाई लगभग समाप्त होने ही वाली थी कि तभी उन्होंने दूर से चीखने की आवाज़ सुनी और अगले ही सेकंड में उनकी बेहोशी ने उनके शरीर में ठंडक महसूस की। फैंगॉन के साथ भी यही हुआ। वह अपनी चोटों के बावजूद जल्दी से खड़ा हुआ और कुछ छोटे वाइवन को बुलाया। जाओ और इसकी जांच करो। जल्द ही उसने उन्हें चीख की दिशा में भेज दिया, कुछ दुर्लभ औषधीय गोलियों के साथ अपनी रिकवरी में तेजी लाई तथा उन टोही वाइवन के साथ अपना दृष्टिकोण साझा किया। डिंग वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित ये प्रतिष्ठित चीएस चरित्र हमेशा के लिए गुमनाम हो गया। कान्ये वेस्ट ने बियांका सेंसरी से अलग होने की पुष्टि की, वह भाग गई। ड्रेको और अन्य लोग ईविल स्पेक्ट्रल स्क्रीम से प्रभावित हैं। उनकी सारी युद्ध क्षमता 30% कम हो जाएगी। डिंग, उनकी युद्ध क्षमता में कमी के कारण ये केवल समय की बात है कि वे डार्कफायर एथस से लड़ते हुए मर जाएं। यदि मेज़बान उन्हें बचाना चाहता है तो उसे अभी ऐसा करना चाहिए। डिंग, जहां तक मेजबान का प्रश्न है, उसकी दिव्य आत्मा चेतना के कारण कौशल ईविल स्पेक्ट्रल स्क्रीम मेजबान को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। जब अजाक्स अपने दिमाग में चल रहे बुरे पूर्वाभास के बारे में सोच रहा था तो उसे सिस्टम से कई सूचनाएं प्राप्त हुईं जिससे एक क्षण के लिए उसके माथे पर बल पड़ गए। हालांकि जब उसने अंतिम सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो अजाक्स अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। अच्छा नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए? कैसे? अचानक फैंगोन ने अपनी आंखें खोली और चिंतित होकर अजाक्स से कहा। यद्यपि फैंगोन अपनी बेचैनी के कारण स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया, फिर भी अजाक्स समझ गया कि उसने कुछ खतरनाक देखा है। फैंगोन, एक पल के लिए शांत हो जाओ। मैं जाकर ड्रेको और अन्य लोगों की मदद करूंगा। तब तक तुम्हें शांत रहना चाहिए और जो कुछ तुमने देखा है उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। फैंगोन को उसकी चिंता से बाहर निकालने के बाद अजाक्स ने ड्रेको की ओर देखा जो मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत से लड़ रहा था। आकाशीय शून्य चरण स्वूश। एक ही कदम में अजाक्स पहले से ही मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत के पीछे था और उसने उसे तुरंत मारने के लिए हथेली तकनीक का उपयोग किया। अजाक्स यही नहीं रुका, उसने फैंगोन लौटने से पहले मानवरूपी वाइवन बंधुओं की भी मदद की। सैकड़ों नहीं हजारों निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथस हमारी ओर आ रहे हैं, जिनका नेतृत्व सैकड़ों मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथस कर रहे हैं। तारांकन उपहार, गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स बोनस अध्याय जारी करने में सहायक होते हैं। हजारों निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस और 100 उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस। मानवरूपी वाइवन भाई चौंक गए और उन्होंने उसी समय फैंगोन से पूछा, फैंगोन, यह मजाक करने का समय नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी चीज़ों पर मजाक करूंगा? फैंगोन पहले से ही चिंतित था क्योंकि वह अभी भी सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस की बड़ी संख्या को देखकर कांप रहा था। क्या हमें अपने पिछले अन्वेषण में इन डार्कफायर रेथस को खोजने में बहुत परेशानी नहीं हुई थी? इस दुनिया में इतने सारे डार्कफायर रेत क्यों हैं? मानवरूपी वाइवन भाइयों ने फैंगोन की आंखों में चिंता और गंभीरता देखी और वे समझ गए कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि वे अभी भी एक ही स्थान पर डार्कफायर रेथस के इतने बड़े समूह पर विश्वास करने में असमर्थ थे। ड्रेको, क्या ये दुनिया 1 साल पहले ही साफ नहीं हुई थी? एक जगह पर डार्कफायर रेथस का इतना बड़ा समूह कैसे हो सकता है? फैंगोन अपनी चिंता को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने ड्रेको से पूछा था जो अब तक कुछ भी नहीं बोला था। सामान्यतः जब शीर्ष सम्राट क्षेत्र साधकों द्वारा डार्क रीजन के शब्दों को साफ कर दिया जाता था तो वे निम्न स्तर और कुछ मध्य स्तर के सम्राट क्षेत्र डार्कफायर रेथस को युवा पीढ़ी के लिए इन दुनियाओं में प्रशिक्षण हेतु छोड़ देते थे। इन सभी डार्कफायर रेथस के एक स्थान पर रहने की संभावना लगभग असंभव है क्योंकि ये स्पेक्ट्रल जीव 100 के समूह नहीं बना सकते क्योंकि वे कम डार्क ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, समूह जितना छोटा होगा उतनी ही अधिक अंधकार में ऊर्जा उन्हें प्राप्त होगी तथा वे उतने ही अधिक शक्तिशाली बनेंगे।
बेशक ये डार्कफायर ब्रेथर्स के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी और मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर ब्रेथ के आसपास रहने से निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर ब्रेथर्स अधिक डार्क ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे। हालांकि यदि निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर ब्रेथर्स की संख्या एक विशिष्ट संख्या को पार कर जाती है तो डार्क एनर्जी के लिए उनकी अवशोषण गति कम हो जाएगी और वे धीरे धीरे समूह को छोड़कर या तो अकेले उड़ने लगेंगे या कम संख्या वाले निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर ब्रेथर्स वाले अन्य मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर ब्रेथर्स को ढूंढ लेंगे। इसलिए फैंगोन हैरान था और साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में डार्कफायर ब्रेथर्स एक साथ कैसे एकत्र हो सकते हैं। ड्रेको, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? ये देखकर कि ड्रेको अभी भी अपने विचारों में खोया हुआ था, फैंगोन ने फिर से बात की और उसी समय वह अजाक्स से कुछ पूछना चाहता था। हालांकि उसे एहसास हुआ कि यह अजाक्स का डार्क रीजन में प्रवेश करने का पहला अवसर था। इसलिए उसने जो कुछ भी पूछने की योजना बनाई थी वह नहीं पूछा और ड्रेको के कुछ कहने का इंतजार किया। अन्वेषण दल के नेता के रूप में ड्रेको ने पहले भी कई बार अपनी क्षमताओं को साबित किया था और इसलिए फैंगोन ये सुनना चाहता था कि क्या ड्रेको के पास उनकी वर्तमान स्थिति के लिए कोई योजना है। ये निश्चित रूप से सामान्य स्थिति नहीं है। अंत में ड्रेको ने कहा, इस दुनिया में एक उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत अवश्य होना चाहिए। क्या एक उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत? ये कैसे संभव है? क्या हमारे उच्च अधिकारियों ने उस उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत को नहीं देखा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ड्रेको की बातें सुनकर फैंगोन और अन्य लोग चौंक गए। इसके बारे में सोचो, डार्कफायर रेथस के अन्य दो समूह कैसे तुरंत हमारे पास आ सकते हैं जब हम डार्कफायर रेथस के पहले समूह से लड़ रहे थे? ड्रेको ने गंभीरता से समझाया, और अब ये सिर्फ 3 मध्यम स्तर के डार्कफायर रेथस नहीं हैं, इसके बजाय उनमें से 100 हैं जो हजारों निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस का नेतृत्व कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ये तभी संभव है जब कोई उच्च स्तरीय डार्कफायर रेत हो। ड्रेको ने उस दिशा में देखा जिधर से डार्कफायर रेथस आ रहे थे और निष्कर्ष निकाला, मुझे लगता है कि हमें यहाँ फंसने से पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, चलो चलें। फैंगोन बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रेको की बातों से सहमत होने वाला पहला व्यक्ति था। उनके लिए 2 मध्यम स्तर के एम्परर रियल्म डार्कफायर रेथस और निम्न स्तर के एम्परर रियल्म डार्कफायर रेथस के एक समूह को संभालना पहले से ही काफ़ी दबाव वाला काम था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि पहले की उस भयावह चीख को सुनने के बाद वे थोड़े कमज़ोर हो गए थे और अब इस अंधकार में संसार में नहीं रहना चाहते थे। जहाँ तक 2 मानव सदृश वाइवन भाइयों का प्रश्न है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ड्रेको और फैंगोन जानते थे कि उनकी चुप्पी का अर्थ सहमति है। भाई अजाक्स, आप हमसे सहमत हैं, है ना? फैंगोन ने एक क्षण इसके बारे में सोचा और अजाक्स से उसकी राय पूछी। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित इन अभिनेताओं ने सेट पर सह कलाकारों को चूमते समय अपना नियंत्रण खो दिया। स्क्रीन पर किया गया वह शर्मनाक चुंबन, जिसके कारण असल जिंदगी में बहुत बड़ा विवाद हुआ। उसने अजाक्स से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वह शक्तिशाली था और उसने पहले उसे बचाया था, बल्कि उसने अजाक्स के साथ एक साथी दल के सदस्य की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया क्योंकि अजाक्स ने उसे बचाने के बाद जो कहा था। किसी साथी दस्ते के सदस्य से मदद मांगने में शर्मिंदगी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूंकि अब अजाक्स टीम का सदस्य है, इसलिए उन्हें कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी राय भी सुननी चाहिए और अब तक उनकी टीम इसी तरह काम करती रही है। यहाँ तक कि ड्रेको और 2 मानवरूपी वाइवन भाई भी अजाक्स की ओर देखकर उसकी राय जानने के लिए इंतजार कर रहे थे। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत को मार सकता हूँ? अजाक्स को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वे लोग उसके साथ अपने ही लोगों जैसा व्यवहार करने लगे हैं। हालांकि उनसे प्रश्न पूछने से पहले उन्होंने एक क्षण सोचा। मैं तुम पर विश्वास करूंगा, ये फैंगोन ने नहीं कहा था, बल्कि यह ड्रेको ने कहा था। जिस क्षण से वे विश्व क्रमांक 1021 में प्रवेश कर रहे थे, ड्रेको लगातार अजाक्स पर नज़र रख रहा था और उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अजाक्स कोई सामान्य निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म कल्टिवेटर नहीं था। जब अजाक्स के प्रथम मध्य स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत की मृत्यु हो गई, तो ड्रेको को लगा कि उसका अंतर्ज्ञान सही था और उसने महसूस किया कि अजाक्स अधिक शक्तिशाली था। हालांकि जब उसने देखा कि अजाक्स ने दूसरे मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत को कितनी आसानी से मार डाला, तो उसे लगा कि अजाक्स के बारे में उसका अति आकलन अभी भी एक कम आकलन था। इसलिए जब अजाक्स ने कहा कि वह उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत को मार सकता है, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर विश्वास कर लिया। जहां तक 2 मानवरूपी वाइवन भाइयों का प्रश्न है, उन्होंने भी अपना सिर हिलाकर कहा कि उन्हें उसकी बातों पर विश्वास है। केवल फैंगोन को अभी भी कुछ संदेह है, क्योंकि उसने यह नहीं देखा कि अजाक्स ने मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत को कितनी आसानी से मार डाला। तो क्या आप इस दुनिया में रहने का जोखिम उठाना चाहते हैं? हम इन सभी स्पेक्ट्रल प्राणियों को मार सकते हैं और इन सभी डार्कफायर क्रिस्टल को इकट्ठा कर सकते हैं।
अन्य लोगों के विपरीत, जो कुछ हजार निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथस और 100 मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथस को देखने के लिए उत्सुक थे, अजाक्स थोड़ा खुश हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि इतने सारे डार्कफायर रेथस के साथ अजाक्स इतने सारे डार्कफायर क्रिस्टल एकत्र कर सकता था। डार्क रीजन में प्रवेश करने से पहले राजकुमार डेकोन ने पहले ही कहा था कि उसे बॉडी टेम्परिंग से गुजरने के लिए फायर चैम्बर में प्रवेश करने के लिए 100 डार्कफायर क्रिस्टल इकट्ठा करने की जरूरत है। ड्रेको और अन्य दस्ते के सदस्यों की बातचीत के अनुसार अजाक्स को लगा कि उसके लिए 100 डार्कफायर क्रिस्टल इकट्ठा करना मुश्किल होगा। हालांकि किसने सोचा होगा कि इस दुनिया में इतने सारे डार्कफायर क्रोध होंगे। और तो और उन्हें खोजने के बजाय वे भूतिया जीव उसके पास आ रहे थे। इसके अलावा एक और कारण भी था कि क्यों अजाक्स इस दुनिया में रुकना चाहता था, ताकि कुछ क्षण पहले सिस्टम द्वारा प्रक्षेपित की गई जानकारी को देखने के बाद अधिक से अधिक डार्कफायर क्रिस्टल एकत्र कर सके। डिंग। आइटम का नाम डार्कफायर क्रिस्टल, निम्न स्तर। वस्तु प्रकार विशेष रहस्यमय। उपयोग ये संवेदनशील लपटों और अग्नि अंधकार प्रकार के मौलिक आत्मा के लिए विशेष खाद्य पदार्थों में से एक है जो उनकी वृद्धि को बढ़ावा देता है। हालांकि सिस्टम ने केवल निम्न स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल का विश्लेषण ही पूरा किया था, फिर भी अजाक्स के लिए डार्कफायर क्रिस्टल की खेती करने के लिए विश्व क्रमांक 1021 में रुकना पर्याप्त था। जहां तक मध्यम स्तर और यहां तक कि उच्च स्तर के डार्कफायर क्रिस्टलों की बात है, तो निश्चित रूप से निम्न स्तर के डार्कफायर क्रिस्टलों की तुलना में उनका अधिक उपयोग होगा। इसके अलावा अजाक्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ड्रेको और अन्य लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, जिससे उसने पूछा कि क्या वे दुनिया में उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह फैंगॉन ने अजाक्स की बातें सुनकर थोड़ा संकोच किया और ड्रेको तथा 2 मानवरूपी वाइवन भाइयों की ओर देखा, जिन्होंने पहले ही अपना सिर हिला दिया था। क्या ड्रेको, वायंड और फेयर, तुम सब पीछे रहकर स्पेक्ट्रल प्राणियों की सेना से लड़ने जा रहे हो? फैंगॉन अपनी जान बचाने के लिए अजाक्स का आभारी था, हालांकि उसे अभी भी लगा कि यहाँ रुकना और चुपचाप इस दुनिया से चले जाना अच्छा नहीं होगा। भले ही भाई अजाक्स एक उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथ को मारने में सक्षम हो, लेकिन 100 मध्यम स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर व्रेथ के बारे में क्या? फैंगॉन ने ड्रेको और अन्य लोगों को समझाने की कोशिश की क्योंकि वह इस दुनिया में रहने से डर रहा था। इसके अलावा हजारों निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस हैं। क्या आपको सच में लगता है कि अगर हम पीछे रहें तो बच सकते हैं? फैंगॉन की बातें सुनकर ड्रेको और 2 मानवरूपी वाइवन भाइयों के माथे पर बल पड़ गए। फैंगॉन, क्या ये सचमुच तुम हो? तुम इतने डरे हुए क्यों हो, जैसे कि यह तुम्हारे लिए पहली बार जीवन और मृत्यु की स्थिति हो? ये देखकर कि फैंगॉन लगातार कांप रहा था, ड्रेको को लगा कि फैंगॉन के साथ सचमुच कुछ गड़बड़ है और उसने फैंगॉन से पूछा। ड्रेको और अन्य लोगों ने अपना स्वयं का डार्क रीजन एक्सप्लोरेशन स्क्वाड इसलिए बनाया था ताकि वे पर्याप्त मात्रा में डार्कफायर क्रिस्टल एकत्रित करते हुए जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव कर सकें। इसके अलावा जिस क्षण उन्हें लगेगा कि वे इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते, ड्रेको रिटर्न टोकन का उपयोग करके अपनी पूरी टीम के साथ दुनिया छोड़ सकता है। इससे पहले जब फैंगॉन मरने वाला था तो ड्रेको ने इसका उपयोग करने का निर्णय लिया था। हालांकि जब उसने अपने सिर में फैंगॉन की सुरक्षा के संबंध में अजाक्स की आवाज़ सुनी तो उसने इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन वह उस रिटर्न टोकन का उपयोग किसी भी समय स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में तुरंत टेलीपोर्ट करने के लिए कर सकता था। हालांकि रिटर्न स्क्रॉल खोलने की नियमित विधि का उपयोग करने के बजाय रिटर्न टोकन का उपयोग करने के लिए उन्हें बहुत अधिक लागत लगानी पड़ती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी यदि किसी भी दस्ते के सदस्य का जीवन खतरे में है तो ड्रेको इसका उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा, क्योंकि धन की तुलना उसके दस्ते के सदस्यों के जीवन से नहीं की जा सकती है। ड्रेको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फैंगॉन लगातार कांप रहा था, लेकिन वह बार बार यही कह रहा था कि वह ठीक है, जिससे ड्रेको और अन्य लोगों को यह महसूस हो रहा था कि वह निश्चित रूप से ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। सिस्टम, जांच करें कि क्या इसका आपके द्वारा उल्लिखित ईविल स्पेक्ट्रल स्क्रीम से कुछ संबंध है। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसने भी इसे महसूस किया और सिस्टम को फैंगॉन की जांच करने का आदेश दिया। डिंग। सिस्टम ने पता लगाया है कि फैंगॉन ईविल स्पेक्ट्रल स्क्रीम डर के एक विशेष प्रभाव से प्रभावित था। डिंग। ये छोटे से छोटे भय को भी बड़ा भय बना देता है और उन्हें पुनर्तः काया बना देता है। कुछ ही समय में सिस्टम ने उसे कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन भेजे, जिससे उसे समझ में आ गया कि वास्तव में फैंगॉन के साथ क्या हुआ था। वह पहले की चीख के विशेष प्रभाव से प्रभावित है। अजाक्स ने चुपचाप अपनी आवाज़ ड्रेको और 2 मानवरूपी वाइवन भाइयों तक पहुंचा दी। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। फाइंड स्कॉलरशिप्स टू फाइनेंस योर स्टडीज़। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह सामान्य से बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहा है। ड्रेको और 2 मानवरूपी वाइवन भाइयों ने एक बार फिर अजाक्स की बातों पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वे फैंगॉन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे और अजाक्स की बातें उनके लिए बिल्कुल सही थीं। ऐसा लगता है कि हमें वापस लौटना होगा, भाई अजाक्स।
यद्यपि वे स्पेक्ट्रल प्राणियों की आने वाली सेना से लड़ सकते थे, लेकिन फैंगोन अपनी वर्तमान स्थिति में उनसे नहीं लड़ सकता था। इसके अलावा वह निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर द्वारा भी मारा जा सकता है। इसलिए ड्रेको ने निर्णय लिया कि उन्हें विश्व नंबर 1021 को छोड़ देना चाहिए। एक सेकंड रुको, अजाक्स ने भी सोचा कि दुनिया को छोड़ देना ही बेहतर होगा, हालांकि अचानक उसे कुछ सूझा। इसलिए उसने ड्रेको से कहा कि वह एक पल रुक जाए और फिर वह अपने दिमाग में एक योजना लेकर फैंगोन की ओर चल पड़े। मुझे आशा है कि यह काम करेगा। अजाक्स को उम्मीद थी कि उसकी योजना काम करेगी, इसलिए उसने प्रकृति के दिव्य सार को उसके शरीर में इंजेक्ट करने से पहले फैंगोन की पीठ पर अपना हाथ रखा। प्रणाली के अनुसार ईविल स्पेक्ट्रल स्क्रीम एक आत्मा हमला था और इसके प्रभावों को आत्मा हमले के रूप में भी माना जा सकता है। चूंकि उसकी दिव्य चेतना आत्मिक जानवरों का प्रतिरोध कर सकती थी, इसलिए अजाक्स ने सोचा कि प्रकृति का दिव्य सार भय जैसी नकारात्मक स्थिति को भी दूर कर देगा। आर्ग पुटोंग स्वूश। जैसे ही अजाक्स ने प्रकृति के दिव्य सार को इंजेक्ट किया, फैंगोन दर्द से कराह उठा और घुटनों के बल गिर पड़ा। हालांकि अजाक्स और अन्य लोगों ने फैंगोन के मुंह से कुछ काले रंग की ऊर्जा निकलती हुई देखी और गायब हो गई। हफ हफ। काली ऊर्जा के बिखर जाने के बाद फैंगोन ने सांस ली और कहा, हम इस दुनिया में रहेंगे और अंतिम क्षण तक इन स्पेक्ट्रल प्राणियों से लड़ेंगे। दिव्य सार द्वारा फैंगोन की नकारात्मक स्थिति भय को हटा दिए जाने के बाद वह कायरतापूर्ण स्वभाव जो वह पहले प्रदर्शित कर रहा था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। जल्द ही फैंगोन का जोखिम लेने का असली स्वभाव वापस आ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने कहा कि उन्हें विश्व नंबर 1021 पर ही रहना चाहिए। हाँ, ये वही फैंगोन है जिसे मैं जानता हूँ। फैंगोन को सामान्य अवस्था में देखकर ड्रेको और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। तो क्या सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं? अजाक्स ने दूर तक देखा और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, ड्रेको और अन्य लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई क्योंकि वे अपनी चोटों और सहनशक्ति को ठीक करने के लिए कुछ प्रयोग कर रहे थे। गति और दूरी को देखते हुए डार्कफायर रेथस को उन तक पहुंचने में लगभग 5 मिनट लगे होंगे। इसलिए उन्होंने उस समय का उपयोग अपनी चोटों से उबरने के लिए किया। चलो जितना संभव हो सके उतने डार्कफायर क्रिस्टल इकट्ठा करें और लौटने के बाद विशेष किंवदंती ग्रेड हथियार खरीदें। इसी समय दस्ते के नेता के रूप में ड्रेको ने अपने दस्ते के सदस्यों को लड़ाई के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। 10 डार्कफायर क्रिस्टल के साथ, चाहे वे निम्न स्तर के हों या मध्यम स्तर के या उच्च स्तर के, वे डार्कफायर क्रिस्टल की गुणवत्ता के आधार पर संवेदनशील ज्वाला द्वारा बॉडी टेम्परिंग के लिए अग्नि कक्ष में प्रवेश कर सकते थे। अगर वे ज्यादा डार्कफायर क्रिस्टल इकट्ठा कर पाते तो वे उन क्रिस्टल को फायर चैम्बर को हथियार, गोलियां या खेती के संसाधनों के बदले बेच सकते थे। इसलिए ड्रेको ने उस अवधारणा का इस्तेमाल अपने दस्ते के सदस्यों की फायर स्पिरिट बढ़ाने के लिए किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, विशेष हथियार, बहुत बढ़िया। 2 मानवरूपी वाइवन भाई सबसे अधिक उत्साहित थे क्योंकि हथियारों के कारण उनकी आक्रमण शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। यद्यपि मानव क्षेत्र की तुलना में ड्रैगन क्षेत्र में हथियार अपेक्षाकृत सस्ते थे, फिर भी ड्रेको और अन्य जैसे नवोन्नत सम्राट क्षेत्र साधकों के लिए लीजेंड ग्रेड हथियार अभी भी महंगे थे। आप लोग कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं? जब अजाक्स ने ड्रेको की बातें सुनी तो उसे कुछ याद आया और उसने ड्रेको तथा अन्य लोगों से पूछा। मैं एक तलवारबाज हूं और फैंगोन खंजर के साथ छोटी तलवारों का भी प्रयोग करता है। ड्रेको ने हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स को उत्तर दिया और कहा, जहां तक उनका सवाल है, वे विशाल युद्ध कुल्हाड़ियों का उपयोग करते हैं। यद्यपि हथियारों से हमारी युद्ध शक्ति बढ़ती है, फिर भी इस संसार में विद्यमान बुरी शक्तियों के कारण वे नष्ट हो जाएंगे। जैसे ड्रेको को कुछ याद आया हो, उसने अजाक्स को बताया, यही कारण है कि हम इस दुनिया में हथियारों का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे लिए हथियार बहुत कीमती हैं और हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो आपके पास हथियार का उपयोग न करने का एक कारण है। अंततः अजाक्स को समझ में आ गया कि वे हथियार का उपयोग क्यों नहीं कर रहे थे। अजाक्स ने उनसे हथियारों के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि वह जानना चाहता था कि उनका प्रयोग क्यों नहीं किया गया और उसने यह मान लिया कि चूंकि वे इस अन्वेषण को प्रशिक्षण के रूप में ले रहे थे, इसलिए वे बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। हालांकि उनकी धारणा गलत थी क्योंकि वे अपने हथियारों का उपयोग उन्हें नष्ट न करने के लिए कर रहे थे। इस दुनिया में कोई हथियार कितने समय तक चलता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने ड्रेको से इसके बारे में पूछा। यदि आप निम्न स्तरीय लीजेंड ग्रेड हथियार का उपयोग करते हैं तो ये धूल में बदलने से पहले कम से कम 1 दिन तक चलेगा, जबकि मध्यम स्तरीय लीजेंड ग्रेड हथियार पूरे 1 महीने तक चलेगा। चूंकि यह अजाक्स का डार्क रीजन में प्रवेश का पहला अवसर था, इसलिए वे जानते थे कि उसे इन चीज़ों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। इसलिए वे इससे नाराज नहीं हुए और धैर्यपूर्वक समझाया। चूंकि हमारे पास केवल निम्न स्तरीय लीजेंड ग्रेड हथियार हैं, इसलिए हम उनका उपयोग तब तक नहीं करना चाहते जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो।
ऐसा लगता है कि अब हम उनका उपयोग कर सकते हैं और जब तक हम 10 निम्न स्तरीय डार्कफायर रेथस एकत्र कर सकते हैं, हम एक नए निम्न स्तरीय लीजेंड ग्रेड हथियार की लागत वसूल कर सकते हैं। हम मध्यम स्तर या उच्च स्तर के लीजेंड ग्रेड हथियार खरीदने के लिए 100 या 1000 निम्न स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल एकत्र करना चाहते हैं। और अगर हम उन सभी डार्कफायर रेथस का ख्याल रख सकते हैं, तो हम एक 50050000 निम्न स्तर डार्कफायर क्रिस्टल से लेकर विशेष किंवदंती ग्रेड हथियार खरीद सकते हैं। ड्रेको, फैंगोर्न, वायंड और फायर सभी इसके बारे में सोचकर उत्साहित थे, हालांकि वे जानते थे कि इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्हें अभी भी उन डार्कफायर रेथस को मारना होगा। ड्रेको और अन्य लोगों ने पहले ही अपने हथियारों का उपयोग करने का निर्णय ले लिया था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि अजाक्स उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेत का ख्याल रख सकता है, अतः उन्होंने वहां रुकने का निर्णय ले लिया था। यद्यपि यह खतरनाक था, लेकिन यह उनके लिए शक्तिशाली और अमीर बनने का एक अवसर भी था। 10 मध्य स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल के साथ, वे फायर चैम्बर के मध्य भाग में स्टॉर्मफायर के साथ बॉडी टेम्परिंग से गुजर सकते हैं, जो उनके रक्त को शुद्ध और मजबूत बनाता है, जो बदले में उनकी साधना की गति और शरीर की ताकत को बढ़ाता है। नीता अंबानी के इस सरकारी शौक के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। गठिया और जोड़ों के दर्द का ये उपाय आपकी नींद को आसान बना देगा। निम्न स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल का उपयोग करके वे विशेष लीजेंड ग्रेड हथियारों और अन्य साधना संसाधनों के लिए विनिमय कर सकते हैं। और अजाक्स के पास, जो उनकी वर्तमान स्थिति में एक उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेत की देखभाल कर सकता है, उनकी खतरनाक स्थिति को एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ में बदल देता है। समय बीतता गया और डार्कफायर रेथस की सेना उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई। मुझे लगता है कि यह ठीक होने के लिए पर्याप्त है। चलो लड़ें। यद्यपि वे अभी भी शिखर अवस्था तक नहीं पहुंच पाए थे, फिर भी ड्रेको को लगा कि यह पर्याप्त है, क्योंकि उनके पास अधिक समय नहीं है। चलो लड़ाई करें। जल्द ही फैंगोर्न और 2 मानवरूपी वाइवन भाई भी खड़े हो गए और अपने शरीर को थोड़ा सा फैला लिया। भाई अजाक्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रिटर्न टोकन सक्रिय न हो। अगर आपको लगे कि वे खतरे में हैं, तो कृपया पहले की तरह उनकी मदद करें। दस्ते के नेता के रूप में ड्रेको नहीं चाहता था कि उसके दस्ते का कोई भी सदस्य मरे। इसलिए उन्होंने फैंगोर्न और अन्य लोगों को खतरे से बचाने के लिए चुपचाप अजाक्स से मदद का अनुरोध किया। जहां तक खुद ड्रेको का सवाल है, वह इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि उसके पास खतरे में अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने गुप्त तुरुप के पत्ते थे, और यही बात फैंग्रोम और मानव सदृश वाइवन भाइयों के लिए भी समान थी। हालांकि अगर पहले जैसी स्थिति होती, जब फैंगोन के पास उनका उपयोग करने का समय नहीं था, या वह इतना डरा हुआ था कि वह उनका उपयोग करना भूल गया था, उस स्थिति में ड्रेको को वास्तव में अजाक्स की मदद की जरूरत थी और उसने इसकी मांग की। जरूर, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सभी से कहा, आप लोग यहीं रहें और डार्कफायर रेथस को मार डालें जिन्हें मैं चूक गया। आकाशीय शून्य चरण। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, अजाक्स अपने स्थान से गायब हो गया। ड्रेको और अन्य लोग निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथस का ख्याल रख सकते थे, लेकिन वे एक साथ उनके बड़े समूह को संभाल नहीं सकते थे। हालांकि चूंकि वे अब हथियारों का उपयोग करने की योजना बना रहे थे, अजाक्स का मानना था कि उन्हें निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथस के एक बड़े समूह से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी वह नहीं चाहता था कि वे हजारों निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथस पर आक्रमण करें, क्योंकि उस समय वह उनकी मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता था। इसलिए अजाक्स ने आगे रहने का फैसला किया और सभी डार्कफायर रेथस के लिए एक लक्ष्य बनने का फैसला किया, और जो लोग उससे चूक गए, उन्हें ड्रेको और अन्य लोगों द्वारा ध्यान में रखा जा सकता था। मुझे 2 से अधिक मध्यम स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथस को अपने पास से गुजरने नहीं देना चाहिए। डार्कफायर रेथस की सेना में कूदने से पहले अजाक्स ने चुपचाप अपने मन में सोचा। जहां तक निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथस का प्रश्न है, उसने उनमें से दर्जनों को ड्रेको और अन्य लोगों के पास जाने देने का निर्णय लिया। अजाक्स के अनुसार ड्रेको और अन्य लोगों पर पर्याप्त दबाव डालना ही पर्याप्त होगा। अब चलो डार्कफायर क्रिस्टल्स की खेती शुरू करते हैं। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने अपने चारों ओर मौजूद हजारों निम्न स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथस पर नजर डालने के बाद लड़ाई शुरू कर दी। स्वर्गीय वज्रपात हथेली। अजाक्स ने इसका प्रयोग डार्कफायर रेथस पर नहीं किया, इसके बजाय उसने इसका प्रयोग जमीन पर एक विशाल विस्फोट उत्पन्न करने के लिए किया। बूम! उसके चारों ओर 100 मीटर की परिधि में मौजूद सभी डार्कफायर रेथस तुरंत नष्ट हो गए और 100-200 मीटर की परिधि में मौजूद डार्कफायर रेथस को पीछे धकेल दिया गया, इससे पहले कि उनमें से आधे मर गए और बाकी आधे गंभीर रूप से घायल हो गए। अल्पविराम। वह तो बहुत शक्तिशाली है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने एक ही हमले में इतने सारे निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथस को मार डाला। वह वास्तव में कौन है? क्या वह राजकुमार डेकोन का गुप्त पुत्र है? जब ड्रेको और अन्य लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से अजाक्स ने इतने सारे निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथस को मार डाला, तो वे हैरान रह गए, क्योंकि कम से कम 500 डार्कफायर रेथस थे जिन्हें अजाक्स ने एक ही हमले में मार डाला था।
भले ही उन्होंने पिछले 3 वर्षों से डार्क रीजन एक्सप्लोरेशन में भाग लिया और 9 बार डार्क रीजन में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने केवल 500 से कम निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस को ही मार डाला है। और अब अजाक्स ने अकेले ही एक हमले में वह सब कुछ नष्ट कर दिया जो उसने पिछले 3 वर्षों में किया था। वाइंड, मैंने कितनी बार कहा कि ऐसा न कहो। वह जो भी है, स्वर्गीय मानव क्षेत्र में चढ़ने से पहले वह ब्रह्मांड में एक शीर्ष शक्ति बन जाएगा। ड्रेको ने विंड को घूरते हुए कहा। भले ही हमारी शुरुआत खराब रही हो, लेकिन भाई अजाक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ ही ऐसा लगता है कि उन्हें डार्क रीजन और ड्रैगन रीजन में हालात के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हमें इस अवसर का उपयोग कम से कम उसके मित्र बनने के लिए करना चाहिए। ड्रेको ने सभी को आदेश दिया कि वे इस अवसर का उपयोग करके अजाक्स की गैर युद्ध से संबंधित चीज़ों में मदद करें, क्योंकि वे अजाक्स से बहुत कमज़ोर थे और युद्ध में उसकी मदद नहीं कर सकते थे। भले ही अन्य वाइवन उनका मजाक उड़ाते हों और अजाक्स के साथ रहने को नीची नज़र से देखते हों, ड्रेको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका लक्ष्य दुनिया में बने रहना नहीं था। सच कहें तो जिस क्षण उन्हें स्वर्गीय पशु लोक के बारे में पता चला, वह उनका लक्ष्य बन गया और अजाक्स जैसे शक्तिशाली साधक के होने से उस लक्ष्य तक पहुंचने का समय कम हो गया। एक सुसंस्कृत दुनिया में यदि आप शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हैं, तो भविष्य की किसी शक्तिशाली संस्था के साथ संबंध रखना भी एक कौशल है। इसके साथ ही ड्रेको ने अपना भाषण समाप्त कर दिया, जिससे फैंगोर्न और अन्य दो ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सहमति में अपना सिर हिलाया। खैर, चलो हम चलें और प्रशिक्षण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। वहां पहले से ही दर्जनों निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस थे, जिन्हें अजाक्स ने छोड़ दिया था और जो उनकी ओर आ रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए ड्रेको और अन्य लोगों ने अपने हथियार जुटाए और शीघ्र ही लड़ाई शुरू कर दी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ड्रेको ने कई तलवारें छोड़ीं और 5 निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस को मार डाला। पुची। फैंगॉन बहुत फुर्तीला था और उसने अपने पंखों, 2 छोटी तलवारों और एक खंजर का सही तालमेल के साथ प्रयोग किया तथा 10 सेकंड से भी कम समय में निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ को मार डाला। धड़। दूसरी ओर मानव सदृश वाइवन बंधु आकाश में उड़ गए और 10 निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस के समूह में कूद गए तथा अपने विशाल युद्ध कुल्हाड़ियों को घुमाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अजाक्स को सिस्टम से सूचना मिली कि उसने कितने स्पेक्ट्रल प्राणियों को मारा है। डिंग वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित टिफ़नी ट्रंप का बेबी शॉवर अधिकांश लोगों के लिए एक फैशन दुर्स्वप्न था। टेलर स्विफ्ट का बेहद अनुचित पहनावा शर्मनाक से भी ज्यादा है। मेजबान ने 545 निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस को मार डाला है। केवल 545, जबकि ड्रेको और अन्य लोग इस बात से हैरान थे कि अजाक्स ने एक ही हथेली के प्रहार से 500 निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस को मार डाला। अजाक्स इससे संतुष्ट नहीं था। ऐसा लगता है कि मेरा हेवनली थंडरस्ट्राइक पाम 1000 से अधिक निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। अजाक्स ने मन ही मन सोचा और बुदबुदाया, मुझे लगता है कि अब हथियार का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। चूंकि वहां लगभग 10,000 निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस और 100 मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस थे, साथ ही एक उच्च स्तर का सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ भी था, जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। इसलिए अजाक्स अधिक से अधिक डार्कफायर रेथस को मारना चाहता था, क्योंकि एक बार जब उसने उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ से लड़ना शुरू कर दिया, तो वह ड्रेको और अन्य लोगों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सका। सोलस्लेशर, बाहर आओ। उनकी दिव्य आत्मा चेतना से उनकी विशेष किंवदंती स्तर की तलवार उनके हाथों में प्रकट हुई। अब एक और अर्ध देव स्तर की तकनीक का उपयोग करने का समय आ गया है। 1000 ब्लेड टोरेंट। बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स ने अपने हथियार से लंबी तलवार की लहरें बनाईं और जल्द ही 10 तलवार की लहरें एक साथ मिलकर 10,000 ब्लेड में बदल गईं और डार्कफायर रेथस की ओर बढ़ गईं। पुची। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार की लहरें सोलस्लेशर द्वारा बनाई गई थीं। उन तलवार की लहरों से बने हजारों ब्लेडों ने अजाक्स की अपेक्षा से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया था। 1000 ब्लेडों ने एजेक्स को केंद्र मानकर सभी दिशाओं में यात्रा की और कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी तय की तथा रास्ते में मारे गए निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस के साथ गायब हो गए। डिंग। मेजबान ने 5788 निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस को मार डाला है। स्पेक्ट्रल मर्ज। अचानक दूर से एक क्रोधित आवाज आए और जल्द ही अजाक्स ने देखा कि शेष 4000 या कुछ निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस एक दूसरे के साथ विलय करने लगे।